चलो हाँ, फिर से यूनिट हम लोग देखते हैं, यूनिट सिस्टम क्या है। यूनिट्स जो है सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम। वैसे 4 सिस्टम टोटल होते हैं। चलो कुछ तो नया लिखेंगे स्टार्टिंग में। हाँ, कि हाँ, मैंने अभी 3 बताया है ना, तो ऊपर ऊपर जो लाइन ही यूनिट में हेडिंग डाल देना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, यूनिट सिस्टम। टोटल 4 सिस्टम होते हैं, ठीक है। और 3 यहां पर लिखे हुए हैं जो अभी मैंने बताया। एक बार देखते हैं जल्दी से, देखो। 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। उसके बाद में जब फिजिक्स आगे बढ़ गई थोड़ी सी, स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करनी थी कि भाई दूरी को स्टैंडर्ड कितना माना जाए। कुछ लोग फुट में मान रहे थे, कुछ कदम को देख रहे थे, कदमों के हिसाब से दूरी। तो एक सिस्टम डेवलप किया गया, सीजीएस। इसका मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, इसी को हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। मीट्रिक किस लिए, फिर से एक बार बोलना तो हमें बताइए। हाँ, मीट्रिक किस लिए? क्योंकि मीटर जो है वो 10 टू पावर में चलेगा, ठीक है। 10 टू पावर में, किलोमीटर में कितने मीटर, मीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने डेकामीटर, कितने हेक्सामीटर, ना बहुत सारे होते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। तो 10 टू पावर में चलेगा, इसलिए इसको मीट्रिक सिस्टम कहा गया। लेकिन ये सेंटीमीटर यूनिट बहुत कम होती है, इसलिए इसी का दूसरा एक रूप डेवलप हुआ है, एमकेएस। बस एमकेएस और सीजीएस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों मीट्रिक सिस्टम है। बट इसमें क्या है, ये बड़ी यूनिट के लिए है। इसमें सेंटीमीटर की जगह मीटर है, ग्राम की जगह पर किलोग्राम है, और सेकंड दोनों में, तीनों दोनों में कॉमन। ये दोनों मीट्रिक सिस्टम है, क्योंकि 10 टू पावर को ऑब्जर्व करता है, करेंगे, फॉलो करेंगे इस रूल को। दूसरा ये इनफॉर्मल सिस्टम है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, जो यूज नहीं किया जाता साइंस में। ऐसे लोग यूज करते हैं आम, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में यूज करते हैं पाउंड को, वेट, किसी का वजन अगर करना है तो पाउंड में कैलकुलेट करते हैं। तो ये एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड का सिस्टम है, जो साइंटिफिकली यूज नहीं किया जाता ज्यादा, ठीक है। लोग ऐसे यूज करते हैं बस। अच्छा, हाँ, एक चीज और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई कोई चीज दे दी एमकेएस में, जैसे बोल दिया गया 1 kg, ये एमकेएस में है, और इसको आप सीजीएस में कन्वर्ट करो, बस इतना क्वेश्चन है कि 1 kg एमकेएस में, इसको सीजीएस में कैलकुलेट, कन्वर्ट करो, तो कितना हो जाएगा। मतलब क्या है, एमकेएस में इसको किलोग्राम कहते हैं, सीजीएस में आओ तो हमें ग्राम में करना पड़ेगा। ये सीधे अगर कहते हैं कि ग्राम में कैलकुलेट कर दो तो कोई सब कर दे, आसानी से कर दे, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 1 kg को सीजीएस में कैलकुलेट करो। मतलब बस घुमाया है, आपको पता होना चाहिए सीजीएस में क्या माना जाएगा, उसको ग्राम माना जाएगा। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम हो गए, तो 10 की पावर 3 आंसर हो गया। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये आसान होते हैं, इसमें कुछ है नहीं। बस आपको सीजीएस एमकेएस याद रखना, हाँ, लैंग्वेज समझनी है उसको। एक ईयर था, और वो ये था कि इंडिया ने मीट्रिक सिस्टम को 1 अप्रैल 1957 में अडॉप्ट किया। ये डेट कभी कभार पूछ ली जाती है, जो मीट्रिक सिस्टम भारत ने अपनाया था वो, ठीक है। आ, अब बात आती है, देखो, अगले सिस्टम की, जो फोर्थ सिस्टम है, जो सबसे पॉपुलर और पूरी दुनिया में अभी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम बोलते हैं, जो 90 1960, पहले हम लोग इसकी हेडिंग डाल देंगे, एसआई की अलग से हम लोग लिखेंगे, ये तो बेसिक वाले हो गए। इसीलिए उसको बोलते हैं ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अंतरराष्ट्रीय मानक। क्या बोलते हैं उसको? अंतरराष्ट्रीय मानक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई। अब समझना, देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। सीजीएस, एमकेएस ठीक ठीक काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर से जब चीजें साइंस बढ़ी, फिजिक्स आगे बढ़ी, तो वो 3 चीजों से हमारा काम नहीं चल पा रहा था। सिर्फ वही सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, उधर वहां पे एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड था। उनसे काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि नई नई चीजें खोजी गई। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी खोजी गई, तो करंट आ गई। अब करंट को कैसे नापोगे आप? सेंटीमीटर में नापोगे, किलोग्राम में नापोगे, सेकंड में नापोगे? तो वो 3 चीजें अप्लाई नहीं हो पा रही थी, सीजीएस, एमकेएस, ठीक है।
अब बड़ी दिक्कत हो गई कि भाई करंट कैसे, ऐसे ही जब ऑप्टिक्स जो प्रकाश वाली चीज जो फिजिक्स होती है ये डेवलप हुई, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा गया कि कितनी चमक होती है किस लाइट में, इसको आप कैसे नापोगे आप, किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में। तो क्या वो जो तीन चीजों वाला सिस्टम था ना, जिसमें बस तीन यूनिट होती थी, CGS या MKS, ये इनफ नहीं थे। अब जब साइंस आगे बढ़ी, अब हमें कुछ और चीजें चाहिए थी, तो इसलिए एक नया सिस्टम डेवलप किया गया, SI। और इसने तीन की जगह 7 बेसिक यूनिट्स मानी। कितनी मानी? 7। अब वो सिस्टम तीन वाला छोड़ दिया गया, और इसको पूरी दुनिया ने फिर अडॉप्ट किया 1960 में। 1960, पहले हम लोग ये लाइन लिखेंगे, 1960 में पेरिस फ्रांस में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या SI बस लिखेंगे हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में। SI सिस्टम जो था ये डेवलप किया गया। ईयर भी याद रखना है, 1960 में, 1960 पेरिस में। और इसमें बेसिक यूनिट कितनी मानी गई? 7। सेवन बेसिक यूनिट मानी गई इसमें। अभी कौन कौन सी बेसिक यूनिट हैं ये देखो, 7 बेसिक यूनिट। पूरी फिजिक्स इन्हीं बेसिक्स, बेसिक देखो इधर, पूरी फिजिक्स की के जो मेजरमेंट है, जो इकाइयां हैं, जो नापा जाएगा, वो इन्हीं 7 का यूज करके मेजर किया जाएगा, कोई भी चीज होगी। इसीलिए इनको बेसिक यूनिट कहा गया। कौन कौन सी 7 है सबको पता होता है, तो हम लोग इनका नाम एक बार लिख लेते हैं, 7 का, जो 7 बेसिक यूनिट है और वो किसके लिए यूज की जाती है। 7 बेसिक यूनिट देखो। पहली कौन सी है? लेंथ। लेंथ का मतलब दूरी। दूरी को नापने के लिए क्या माना गया? मीटर। दूरी के लिए मीटर का यूज किया गया। मास, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का यूज किया गया। सिंबल सबको पता होते हैं, मत लिखना, क्योंकि चौथी पांचवी में तो पढ़ने नहीं जा रहे हो कि पहली बार सिंबल देख रहे हो ये ना। टाइम का क्या यूनिट? सेकेंड। टाइम का क्या? सेकेंड। टेम्परेचर, तापमान को भी अब एक बेसिक यूनिट माना गया, पहले बस वो तीन थी। इसके लिए क्या यूज किया गया? केल्विन। देखो तापमान की बहुत सारी होती है, सेल्सियस अलग होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या मानी गई? केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, इसकी एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और कैंडेला, इसकी यूनिट क्या मानी गई? कैंडेला। ये सब आगे हमें पढ़नी है, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें वो उस यूनिट का यूज होगा। और मैटर, मोल, हाँ, पदार्थ की जो मात्रा है उसके लिए मोल, MOL। ये क्वांटिटी है। वहां पर उसका वेट, मास देखने के लिए क्या है? किलोग्राम है। उसकी नंबर देखने के लिए क्या है? मोल, संख्या देखने के लिए ना। समझ रहे हो इसका डिफरेंस क्या है? अलग बताओ, किलोग्राम और मोल में क्या डिफरेंस? हाँ, एग्जाम्पल बताओ, ऐसे मत बताओ मुझे। बोलो। चाहता हूँ, ये इसका एग्जाम्पल नहीं बता रहे। हाँ, तो ये एग्जाम्पल बताया तुम। हाँ, अब जैसे जैसे मैं ऐसे बता रहा था, कोई रियल टाइम एग्जाम्पल, जैसे एक, हाँ, जैसे 1 किलो चीनी ली, 1 केजी चीनी, तो वो पूरा टोटल चीनी, अब उसमें कितने दाने हैं वो देखने के लिए मोल बताया जाएगा। कहना चाहो नहीं, वही बताना है। हाँ, मैं समझ गया, वो बताना। हाँ, हाँ, जबकि वेट मास अलग होता है, वो हम देखेंगे अलग। हाँ, 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 कितना, हाँ, कितना पड़ा। हाँ, नहीं, अब वो मैं समझ गया, वो मास और वेट वो अलग, वो चीजें अलग हैं, वो हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा। अभी हम उसको जनरल एक ही मान रहे हैं ना यहाँ पर।
जनरली हम लोग मास और वेट को एक ही मानते हैं। चलो इधर देखो, ये बस ये 7 बेसिक यूनिट हो गए। अच्छा, अब इसको छोड़कर 2 ये सहायक यूनिट हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट, ये 7 बेसिक यूनिट नहीं है, ये नोट डाल के लिखेंगे, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स सहायक। इनका बस कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि कोई देखो इधर फिजिक्स मतलब आदि तो मैथ्स, ये तो सबको पता ही है। पहले क्या अभी बोलते हैं, जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसकी फिजिक्स अच्छी होती है, बोली जाती थी ना बात, क्योंकि फिजिक्स में बहुत मैथ्स होती है। और वो कैलकुलेशंस करने के लिए देखो ये 2 यूनिट और हैं। एक है साधारण एंगल, साधारण कोण बोलते हैं, इसको रेडियन में नापते हैं। और एक है सॉलिड एंगल, इसको घन कोण बोलते हैं, इसको स्टेरेडियन में नापते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन, ये 3 डायमेंशनल जो चीजें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है एंगल, और ये 2 डायमेंशनल में इस्तेमाल किया जाता है, 2D में रेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन पढ़े हैं मैथ्स में, पढ़ा होगा। रेडियन क्या होता है, देखो इधर, जैसे अगर कोई सर्कल है, इधर देखो सुनो, इधर इस सर्कल की ये है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, हिंदी बोलते रहा करो, रेडियस मतलब ये त्रिज्या। अब ये देखो, ये रेडियस जो है, इतनी रेडियस, इतनी ही दूरी का अगर कोई आर्क लो आप, आर्क मतलब उसका हिस्सा, चाप, जितना आर है ये आर ही होना चाहिए, तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, इसको रेडियन कहते हैं। जो त्रिज्या के बराबर का आर्क होता है वो केंद्र के साथ में कितना एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, हाँ हाँ, कितना एंगल बनाता है, बाद बाद में, ठीक है। वो रेडियन समझ लेना, बना लेना, वहां पे रेडियन बहुत पूछा था, रेडियन क्या होता है, ऐसे नाम लिख लेते हैं रेडियन बस हम। रेडियन असलियत में है क्या, कि जो त्रिज्या के बराबर का आर्क है, आर्क मतलब चाप हिंदी में, वो केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है, ये जो थीटा एंगल बना रहा है ये रेडियन कहलाएगा। लिख लो, ऐसे बना दो, हाँ। हो गया ये प्लेन एंगल। अच्छा, अब एक चीज समझनी है इधर देखो, और अच्छा इधर देखो, ये नोट डालकर हम लोग बस, ये नोट डालकर 2-3 पॉइंट लिखेंगे, कभी कभार पूछे गए हैं, और यहां तो वैसे कोई पूछेगा नहीं, मतलब मैंने बता चुका, यहीं पे क्वेश्चन पूछना चाहिए अगर किसी को पूछना होता, पर कोई पूछेगा नहीं, नोट डालेंगे और लिखते हैं हम लोग बात, कि जैसे हमने बोला कि ये लंबाई का मतलब है मीटर, तो क्या है मीटर, ये किसी नहीं बताया, ये मीटर कैसे बनाया गया, कैसे माना गया इतना ही मीटर होगा, ये क्यों नहीं मान लिया गया इतना मीटर होगा, ठीक है। या अगर किलोग्राम है तो ये कैसे माना गया कि इतने वेट को ही किलोग्राम कहोगे, इससे ज्यादा वेट को किलोग्राम नहीं कहोगे, नहीं। तो ये सब यूनिट के लिए कोई ना कोई चीज पैमाना माना जाएगा, कि आप किसको मानोगे, हम ऐसे नहीं मान लोगे, ऐसे कैसे मान लोगे, फिजिक्स साइंस है, हर चीज फिक्स करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं जो किलोग्राम आप यहाँ पे इंडिया में मान रहे हो, वही आप अमेरिका में, वही आप अफ्रीका में, वही चलेगा, उतने वेट चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो कोई फिक्स चीज माननी पड़ेगी आपको ना, कि इस इतने वेट को हम किलोग्राम बोलेंगे, ऐसे। तो उसके लिए क्या है, बहुत सारे, बहुत टफ रूल्स बनाए गए, अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया, ना याद रहे तब भी ठीक है। जैसे मैं 2-3 का बताता हूं, जैसे टाइम का समझना, सेकंड कैस किसको कहते हैं, देखो कि, और ये जो क्वेश्चन बस पूछा गया है वही 3 नोट लिखेंगे हम लोग, समझ में आ जाए बहुत अच्छा, नहीं आ जाए तो
लिखना पड़ेगा तब। सुनना इधर, अभी पहले समझना। पेरिस में सीजियम 133 रखा गया। सीजियम एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में 133। बस सिर्फ एलिमेंट का नाम पूछा गया है कि जो सेकंड मेजर किया जाता है वो किस एलिमेंट से मेजर किया जाता है। अब अभी देख लो, यहां सुनो, लिखने जा रही। सीजियम 133 ये 1/, देखो, द टाइम इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, सीजियम 133 इतने वाइब्रेशंस जितनी देर में करता है। वाइब्रेशन का मतलब कंपन करता है। कितने वाइब्रेशन होने चाहिए? करोड़ में देख लो। 9 करोड़ है? नहीं, 91 करोड़ कुछ होगा जाके। 1 सेकंड, अरे मत देखो, वो याद नहीं रखना। मैं इतने वाइब्रेशन 1 सेकंड में, जितने भी टाइम में वो उतने वाइब्रेशन कर देगा, उसको 1 सेकंड माना जाएगा। तो हमें बस यह लिखना है कि जो सेकंड मेजर किया जाता है वो सीजियम 133 के वाइब्रेशन से मेजर किया जाता है, कंपन से। बस इतना, ये नहीं लिखना कितने कंपन होने चाहिए, बट हमें पता होना चाहिए कि किसके वाइब्रेशन देखे जाते होने चाहिए। नहीं, हाँ, वो 1 सेकंड ही होता है अपना। हाँ, वो फिक्स है। तो सेकंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये नोट में लिख देना। लिख दिया? सीजियम, खाली सीजियम 133 वाइब्रेशन लिख दो, उसे सेकंड कैलकुलेट किया जाता है। सीजियम 133। इधर देखो, सुनना। अब आती है मीटर क्या होता है। कितना मीटर? मीटर सबको पता है हमें। लाइट जो है, प्रकाश, वो 1/, ये 3 × 10⁸ लगभग होता है। इतने सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उसको 1 मीटर माना जाएगा। तो प्रकाश की दूरी जो निर्वात में 1/3, लगभग ये 3 × 10⁸ होता है। इतने सेकंड में जितनी दूरी दूरी तय करता है प्रकाश, उसको कितना माना जाता है? 1 मीटर माना जाता है। लिखना है 1 मीटर क्या होगा। ये मीटर को लाइट की स्पीड से कैलकुलेट किया जाता है। मीटर को। और तीसरा बस जो पूछा गया है, देखो इधर, किलोग्राम किसको बोलेंगे? इधर देखो, पहले पता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो सेकंड वाला पहले भी लिखा था। पहले सेकंड को मान, बहुत पहले, ये जब एसआई यूनिट शुरू हुई थी तब माना गया कि एक दिन का 86,400वां हिस्सा ये सेकंड कहलाएगा, 24 घंटे का। अब सुनना, ये पहले लिखना मत। ये पहले माना गया था एक दिन का, मतलब 24 घंटे का इतना हिस्सा। तो 24 घंटे में इतने ही सेकंड होते हैं, ऊपर करोगे ना इतने बराबर आ जाएंगे, 1 1 आ जाएगा। ये 24 आवर में लिखा गया। लेकिन फिर पता, फिर वैज्ञानिकों ने खोजा कि जो पृथ्वी का रोटेशन है वो 24 घंटे में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब वो सेकंड में कम नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत माइक्रो सेकंड में कम हो रहा है। वो करोड़ों सालों में और कम हो होगा माइक्रो सेकंड का। इसलिए वो फिक्स नहीं रह जाएगा। तो सेकंड फिर गड़बड़ हो जाएगा कुछ सालों में। वो इतना ज्यादा एक्यूरेसी रखते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हटा दिया गया अब। और वो दूसरा जो हमने लिखा था वो वाइब्रेशन वाला कर दिया गया कि सीजियम 133 जितनी बार वाइब्रेट करेगा उसको मान लिया गया। पृथ्वी के रोटेशन को हटा दिया गया। अब देखो इधर, किलोग्राम। किलोग्राम सबसे इंटरेस्टिंग है कि 1 किलोग्राम किसको माना जाए। तो पहले ये माना गया कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का पानी, इतना पानी होना चाहिए, और उसका 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो वेट होगा, वजन होगा, उसी को हम 1 किलो केजी कहेंगे। अभी लिखना मत, सुनना। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं
कि कितना पानी और कितने डिग्री सेल्सियस पे माना जाएगा। फिर क्या किया गया, अब इससे पानी कौन कहां पर कितना रखे जाके, पानी की डेंसिटी भी कम ज्यादा होती थी। तो दिक्कत क्या, फिर क्या किया गया, पेरिस में एक जगह है सेवरस, ये तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट किया गया, यहां पर इतने वजन के बराबर ही प्लेटिनम और इरिडियम, ये दो मेटल हैं, इनका टुकड़ा रखा गया, एक प्लेटिनम और इरिडियम का टुकड़ा, और जगह कहां पे है, सेवरस, फ्रांस। और उसके वेट को, इसके जो वजन है इस टुकड़े का, उसको 1 केजी मान लिया गया। अब पूरी दुनिया में वही माना जाता है कि जो पेरिस सेवरस फ्रांस में वो टुकड़ा रखा है, किस चीज का, प्लेटिनम और इरिडियम का, ये मेटल तक पूछा गया है, जगह पूछी गई है कि ये कहां पे रखा गया है, और जिसको हम 1 केजी मानते हैं। ये लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये लिखना प्लेटिनम और इरिडियम का जो टुकड़ा है या पीस जो सेवरस फ्रांस में रखा गया, उसका जो वजन है, स्टैंडर्ड वजन, वो क्या माना जाता है, 1 किलोग्राम। ये बस 3 नोट डालने थे हमें। प्लेटिनम इरिडियम, बस जगह है सेवरस फ्रांस, फ्रांस 1 केजी के बराबर, लिख दिया। 1 केजी प्लेटिनम इरिड, मेटल का नाम याद रखना है, प्लेटिनम इरिडियम। बताओ, साइड साइड साइड, देखो ये बेसिक यूनिट हो गई हमारी। बेसिक यूनिट में, इधर सब लोग देखो, बेसिक यूनिट में एक यूनिट है जिसको हमें अलग से पढ़ना है, और वो है, उसको हेडिंग डाल देंगे डिस्टेंस या दूरी, डिस्टेंस या दूरी, क्योंकि दूरी की इतनी इकाइयां हैं, वो हमें अलग से लिख लेनी है। और हम लोग, और अगर कोई सही से, नेक्स्ट पेज में बनाओ, पूरे पेज में चार्ट बनाओ दूरी का, तब समझ में आएगी दूरी। दूरी बहुत खतरनाक चीज है। हाँ डिस्टेंस, इसको ऐसे पलटो, और इसको हाँ डायग्राम बनाना पूरा, सुनना, सुनते जाना। बत बोलने तो दो मुझे। देखो, डिस्टेंस हम लोग बड़े से छोटे क्रम में चलेंगे, कि जो सबसे बड़ी दूरी की इकाई है और सबसे छोटी। अब देखो इधर, पहले सुन लो, हाँ पेज पलट दो, और ज्यादा सही याद रहेगा, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है डिस्टेंस में। अभी अपने आप समझ में आ जाएगा, आप जो शुरुआत में बात मान लो तो ठीक है। देखो इधर, जो सबसे ज्यादा दूरी है, वो तो एस्ट्रोनॉमी में है, मतलब खगोल विज्ञान में, ग्रहों के बीच की दूरी, इससे बड़ी कोई दूरी नहीं हो सकती, कि सूर्य हमसे कितना दूर है, या हमारी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से कितनी दूर है, वो सबसे बड़ी दूरी है। और सबसे छोटी दूरी क्या होती है, जो एटम्स के बीच में होती है। एक एटम जो हमें आंखों से नहीं दिख सकता, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उनकी आपस में दूरी कितनी कैसे है, वो सबसे छोटी दूरी। तो दूरी बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, इसलिए उसके लिए बहुत अलग अलग इकाइयां यूज की गई हैं, यूनिट। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, मतलब जो बड़ी दूरियां हैं, उनके लिए ये 3 इकाइयां हैं, सब समझेंगे हम लोग। और हम सबसे बड़े से शुरू करेंगे, सबसे बड़े पहले लिखेंगे पारसेक। पारसेक, सबसे बड़ी दूरी, पारसेक, सीक्वेंस में ऐसे लिखो, बड़े से छोटे से क्रम में, नंबर 1 बड़े। अरे यार ऐसे बना दो, देखो, हाँ बस, सही है। पुष्पेन भी पढ़ रहा है फिजिक्स सही से, माइंड लग, दिमाग लगा के ऐसे, बस, ठीक है हाँ। अब अब हम लोग सबसे उल्टा चल चल गए हम लोग ना, सबसे बड़ी दूरी हमें पहले लिखनी है, ठीक है। हाँ तो छोटी, छोटा तो उधर लिखना, बड़ी इधर से लिखो, यहाँ उल्टा लिखना, जैसे सीक्वेंस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ हाँ, बढ़ते से हाँ, एरो बाद में बनाना। यार मेरी चेयर खराब हो गई, तो मैं पानी लेना, 2-3 बॉटल में भर लाना।
ठीक है, समझ गए? इसको ऐसे बनाना है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, देखो, सबसे बड़ी जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? पारसेक। पारसेक का मतलब होता है, देखो, अब लिखना कुछ नहीं है, बस पारसेक के आगे लिख दो 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक, पारसेक लिखना, और पारसेक के बराबर साथ में वहीं पे लिख दो 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक में कितना होगा? 3.26 लाइट ईयर होगा। सेकेंड, उससे छोटी दूरी आती है लाइट ईयर, दूरी नापने की इकाई लाइट ईयर। ये सब हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष हमें पता है कि प्रकाश द्वारा, कि लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। क्या लिखना है? लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। और एक लाइट ईयर में ऐसे लिख देना, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष आगे लिख देना, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? ये सेकंड नंबर पे आती है, पहले पारसेक। क्या क्या हटाना है? लिख दिया, लाइट ईयर लिख दिया। ये दूसरे नंबर पे आती है, सबसे बड़ी यूनिट यूनिट कौन है? पारसेक। क्योंकि एक पारसेक में देखो कितने हो रहे हैं, 3.26 लाइट ईयर हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ा वो हो गया। फिर ये लाइट ईयर आ गया। लाइट ईयर प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है। प्रकाश जो है, लाइट, वो पृथ्वी पर कितने टाइम में आ जाती है? देखो, देखो, उसका आंसर बताइए कितने टाइम में आ जाती है? नेहा, कितने टाइम में आता है प्रकाश? 8 मिनट 20 सेकेंड या 21 सेकेंड। तो देखो, सूर्य से 8 मिनट में आ जाता है, और वो पूरा एक साल चलता रहे, उतनी दूरी को हम एक लाइट ईयर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इससे तीसरे नंबर पे आता है एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी को ऐसे बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एयू क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। एक एयू क्या होगा? एक 1 एयू लिखना, और आगे लिखना सूर्य से पृथ्वी की दूरी। और ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। देखो, मीटर में ऐसे लिखा हुआ है, 1 AU इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसे लिख देंगे मीटर में, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 पॉइंट। अब इन तीनों पे क्या, तीन लिखने के बाद में ये लिख देना एक कॉलम बना के, ये तीनों यूनिट कहां इस्तेमाल की जाती हैं? डिस्टेंस तो है, लेकिन लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोल विज्ञान में दूरी के लिए, ग्रहों के बीच की दूरी में। ठीक है, हो गया। अरे लिखो तो, क्या लिखा? ये तीनों ये तीनों यूनिट कब इस्तेमाल की जाती हैं? खगोल विज्ञान में, ग्रहों के बीच की दूरी देखने के लिए बस इस्तेमाल की जाए। अब आते हैं इससे छोटे वाली दूरी पे, अपने ग्रह पे आते हैं। ये तो ग्रहों के बीच की हो गई। देखो इधर, इधर इधर देखो, ये है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इधर सब लोग देखो, और सब 10-10 मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर? 10। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर? 10 इंटू 10। अगर 1 किलोमीटर में डेकामीटर देखना तो 10 इंटू 10। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 10 10 10, मतलब 1000। 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर? 10 10 10 10, 10⁻4। ठीक है।
और इनको एच एम डी एम पी एम नहीं लिखना, पूरे पूरे नाम लिखने हैं। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और 10-10 लगा देना, उसे याद रहे और रहेगा सब। हाँ, अब ये दूसरी बना दो। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे टेबल बना, लाइन बना दो ऐसे। हाँ, अब स्पेस से दूसरी वाली लाइन पे आ गया। हाँ, ऐसे लिख दो ऊपर 10, ये तो सबसे अच्छा लिखा हुआ है, इससे अच्छा और कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, ये डेसी मीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। किलोमीटर के बाद क्या लिखा तुमने? कहाँ लिख गया? अच्छा, लिखा है, ठीक। डेका, डेसी, सेंटी, मिली, और ये 10-10 का है बस। ये तो ऐसे पोएट्री जैसे याद करवाए जाते थे, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। मतलब मिलीमीटर। अब इधर देखो, अभी और इसमें और इसके नीचे आना है, इधर देखो, इधर देखो, ये इधर देखो, सेंटीमीटर और मीटर, इधर सब लोग, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, वो फॉर्मल यूनिट, इनफॉर्मल, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, सुन लो इधर, इनकी इस्तेमाल करते हैं। ये तो साइंस में इस्तेमाल की जाएंगी, यही वाली किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग बहुत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, गज का इस्तेमाल करते हैं, फुट का इस्तेमाल करते हैं, इंच का इस्तेमाल करते हैं। वो सब मीटर और सेंटीमीटर के बीच में होती है, वो इनफॉर्मल यूनिट्स हैं, और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कि कब क्या होता है। तो हम ऐसे नाम, एक छोटी सी हेडिंग डाल देंगे, इनफॉर्मल यूनिट्स, जो इनके बीच में है, अलग से तीसरी लाइन। चलो, ये अच्छा बना है इस पेज पे। हाँ, नहीं, वो इसको लिखना पड़ेगा टेबल, ये बस इसको इतना ही रहना है इस पे। हाँ, अब ये इनफॉर्मल यूनिट्स क्या है, इनकी यूनिट देखो, कुछ कुछ की लिखनी, सबकी नहीं लिखनी है, जो मैं बस बोल रहा हूं वही लिखनी है। 1 फुट में 12 इंच, ये मोस्टली पता होता है सबको। 1 फुट में कितना? 12 इंच। 1 यार्ड मतलब गज में कितने फीट? 3 फीट। यार्ड मतलब गज बोलते हैं। बस, और देखो, अब इसलिए 1 यार्ड में जब इंच निकालेंगे तो 12 × 3 36 हो जाएगा। ये भी लिख दो, 1 गज में कितने इंच? 36 इंच, बस ये 3 लिखना है, 1 2 3। ये तो मल्टीप्लाई, देखो, 1 फुट में 12 इंच, 1 गज में 3 फीट, तो 1 गज में कितने इंच हुआ जाके? 12 × 3 36। मैं, ये बस 3 लिखनी है, बाकी मत लिखना कोई। हो गया? अच्छा, आप देखो, अब इसको इधर, ये जो इनफॉर्मल यूनिट है, इनको अगर हम फॉर्मल में कन्वर्ट करें अपना, सेंटीमीटर या मिलीमीटर या किलोमीटर में, तो क्या आएगा? तो उसके लिए ये दो याद रखने हैं, सिर्फ ये दो याद रखने हैं, इन दो से सब हो जाता है। देखो इधर, इन इनफॉर्म, किस लिए इनका इस्तेमाल करना है? हाँ, ये जो फुट, गज, वज है, इनको अगर हम वैज्ञानिक यूनिट में अपना कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेकंड कहाँ से आ गया? हाँ, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, उनमें सब में, क्योंकि ये वाली साइंटिफिक है जो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये दो यूनिट देखो, यूनिट क्या है? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.4 सेंटीमीटर, या उल्टा इसका कर लोगे, 1 सेंटीमीटर में कितना? 0.39 इंच। सबसे अच्छा ये होता है, वैसे दोनों लिख देंगे, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में कितना इंच, एक डिब्बे में ही लिख दो, बॉक्स बना के। आपको ये पता हो तो आप कैसे भी मीटर, किलोमीटर, कितने में भी निकाल दो आप, फिर, क्योंकि फिर सब 10 की पावर में चलता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में कितना इंच।
0.393, इतना पूरा नहीं लिखना ना, 0.39 बस लिख दो। सुना करो थोड़ा सा। हो गया? अब बताना है सबको, ठीक है? आयुषी को बताना है तुमको कि 100 मीटर में कितने इंच, 100 मीटर में कितने इंच, सबको बताना है। 100 मीटर में कितने, सबको नहीं बताना है कैलकुलेट, लेकिन सबको करना है। अच्छा, 100 मीटर में कितने इंच, कितने? तो बताओ ना कितना। ए, हाँ, मैंने क्या बोला कि 100 मीटर में ना, तो 100 मीटर को सेंटीमीटर में कर दो बस। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 10⁴। और यहां पर देखो, ये कर देना है बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁴ से बस, तो 3937 आ जाएगा, इतना इंच आ जाएगा बस। समझ में आया? नहीं आया पीछे? देखो देखो, समझ में अभी नहीं आया। मैंने बस पूछा है 100 मीटर में, फिर से देखो, ये 100 मीटर में कितने इंच हुए, ये बताओ। और ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए, किलोमीटर में इंच बताओ, मीटर में ये बताओ, तो इनमें कुछ होता है? देखो 100 मीटर में हमें एक ये फार्मूला ऑलरेडी पता है, ये लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर में इतना इंच होता है। अब 100 मीटर में पूछा है तो मीटर को बस सेंटीमीटर में बदल लो। तो 100 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 × 100, ठीक है? और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस उतना सेंटीमीटर होगा। किलोमीटर में पूछे तो उतना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। मतलब ये दो बेसिक स्टैंडर्ड कन्वर्ट करने वाले हैं, अगर ये पता है तो आप किसको भी कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलो बस, अब इसको सोचना जाके तो आ जाएगा दिमाग में। सबसे छोटी यूनिट, ये क्वांटम यूनिट है, जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बीच की दूरी देखने के लिए यूज की जाती है। कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और सबसे बड़ी इकाई पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, और सबसे छोटी फर्मी। एक फर्मी में कितना मीटर? और इस पे लिख के डिब्बे में बंद कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के लिख देना, ये क्वांटम दूरी देखी जाती है, मतलब एटम के अंदर जब दूरी देखी जाएगी तो फर्मी का यूज करेंगे। अब ये दूरी को बंद कर दो, इतनी दूरी थी ये बहुत, लेकिन दूरी से डिस्टेंस से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूनिट वाले बहुत हो जाते हैं। सेंटीमीटर मीटर में तो बदला नहीं जा रहा है, अब फुट में और इंच में अभी कहीं पूछने लगे तो इनको पूरा सेट करना है दिमाग में कि क्या क्या दूरी की यूनिट्स। हो गया? नेक्स्ट चीज देखो, अब हमें हेडिंग डालनी है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स का मतलब होता है व्युत्पन्न, जो किसी से निकाली गई हो। बेसिक यूनिट एसआई में कितनी है? 7, 7 बेसिक यूनिट है। उन 7 से अगर कुछ और निकाला गया तो वो डेराइव्ड कहलाएंगी। हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न, जो बाद में नहीं, किसी से निकाली गई। जैसे दूध से घी निकाला गया, तो वो डिराइव किया गया है ना, निकाला गया। तो हेडिंग डालेंगे हमें डेराइव्ड यूनिट, DERIVED, डेराइव्ड। और हिंदी भी लिख देना व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब, गीतांजलि, दोबारा, उत्पन्न नहीं है, व्युत्पन्न। हाँ, ऐसे लिख देना, जो निकाली गई हो, जो बेसिक यूनिट से निकाली गई यूनिट्स है, ऐसे लिख दो पहले। डेराइव्ड का मतलब क्या है? जो मूल इकाइयों से निकाली गई इकाइयां हैं। हिंदी में लिख दो पहले, लिखो। हाँ, तब भी लिखो तुम, डेराइव्ड फ्रॉम बेसिक यूनिट्स।
जो बेसिक इकाइयों से निकाली गई हैं, ऐसी वाली। इसमें मैं बस 3-4 के नाम बता रहा हूं, तो ये बहुत सारी हैं, इनको तो मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतनी सारी ये है डिराइव्ड यूनिट। लेकिन मैं बस 3-4 बता रहा हूं इसलिए क्योंकि बस वही पढ़नी है। और नंबर 1 पहली, नहीं नहीं इधर देखो सब लोग, जैसे एक इसमें बता रहा हूं जो लिखनी नहीं है, जिस जैसे आपको ये पता होता है इसलिए, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? डिस्प्लेसमेंट होता है, गति। वेलोसिटी क्या है? वेग या गति। विस्थापन बता रहे हो, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटे समय, ये फॉर्मूला होता है, इससे डराइव कर लो आप। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी में होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये दूरी है, दूरी बटे समय, तो दूरी की यूनिट क्या होती है? लेंथ लिख दिया। टाइम का मतलब क्या होता है? टी लिख दिया, या सेकंड भी लिख सकते हो, उसमें कोई नहीं, मीटर और सेकंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस वन। ये पावर को ऊपर चला गया, अरे रुक जाओ, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, मीटर या टाइम का सेकंड लिख सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो गया इसका एसआई यूनिट। हाँ, तो हाँ ठीक है, तो वो ये क्या है, ऐसे हम डिराइव कर सकते हो ये फॉर्मूलों से, इसका और कोई काम नहीं है इनका। और ये बकवास है, ये पूछे नहीं जाते, ठीक है? पूछे इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये सब हमें टॉपिक्स में पढ़ने हैं। जब हम प्रेशर पढ़ेंगे, जब हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तब वेलोसिटी को समझेंगे, तब एक्सेलरेशन को, त्वरण को समझेंगे, तब वहां पे देखना है। हमें बस 4-5 इसलिए पढ़नी है क्योंकि उनका कन्वर्जन पूछा जाता है कि एसआई में ये है तो उनका एमकेएस में बताओ, उनका सीजीएस में बताओ। इस चक्कर में वो 4-5 फेमस हो गए। तो नंबर 1 हम लिखेंगे फोर्स, बल। नंबर 1 क्या है? फोर्स या बल। फोर्स यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्स क्या होता है, कौन बताएगा? क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। कहाँ गया, अलग से इसको लिख के बताना पड़ेगा। देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्सेलरेशन। यही तो हुआ। अब देखो इधर सब लोग, मास का मतलब होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन जो होता है त्वरण, ये क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी की का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और एक, ये तो मीटर पर सेकेंड और नीचे भी एक सेकेंड आ जाएगा, तो ये क्या हो गया कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट होगी जाके एसआई। अभी सुनना लिखना मत कोई भी। लेकिन इसको क्या मान लिया गया? इसको एक न्यूटन मान लिया गया। अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो गया। इसी को एक न्यूटन बोला गया। क्या मान लिया गया? तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? एक न्यूटन। अब लिखना है पहले, अब लिखना है क्योंकि इसका जो, लिख लो। इतना तो पता होगा, फोर्स फार्मूला लिख के लिखना, तब समझ में आएगा ये चीज। फोर्स, लिख लेना फार्मूला, सही से नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ऐसे मत करना कोई लोग। ये मैंने वहीं पे v अपॉन टी का वो लिख दिया है। मुस्कान समझ में आया? नहीं आया? सही बताना, पूछूंगा तुमसे अगर समझ में नहीं आया तो अब कर रही हो ऐसे, बोलेगा कौन? ये फॉर्मूला तो समझ में आता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले आएंगे। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन या त्वरण। अभी ये हो सकता है, ये भी अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण। ऐसा हो सकता है त्वरण भी ना समझ में आए, ये हम मोशन में ये सब समझ में आएगा, बस अभी बस ये फॉर्मूला बस ये याद रखो। मास को क्या, किस में हम मेजर करते हैं? किलोग्राम में। अब एक्सेलरेशन, ए का अलग से फॉर्मूला, एक्सेलरेशन त्वरण होता है वेलोसिटी जो बदलती हर समय, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, स्पीड बदलती रहे।
गाड़ी का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटर, कभी तेज कर दो एक्सेलरेटर, कभी कम कर दो ना, तो स्पीड, जो स्पीड में चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है वेलोसिटी में जो चेंज समय के साथ होता है ये। अब वी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? अरे, अब वेलोसिटी कैसे देखते हो? वी होता है, देखो वेलोसिटी कैसे देखी जाती है, डिस्टेंस बटे टाइम, ये टाइम। तो अब डिस्टेंस बटे टाइम, अब यहां पर वी रख दो, डिस्टेंस बटे टाइम, और फिर टाइम नीचे आ जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम स्क्वायर। ठीक है, एक टी ये हो गया, एक टी ये हो गया, तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। यही यहां पे रख दिया गया है बस, वी अपॉन टी की जगह पे। इस वजह से ये फोर्स का फॉर्मूला आया। अच्छा, अब बार बार देखो ये चीज ना लिखनी पड़े, और विज्ञान में भी ये होता है भाई, जिसने कोई योगदान दिया उसको क्रेडिट दिया जाता है, हर चीज में होता है। तो इन लोगों ने सोचा कि इसी को हम एक न्यूटन मान लेते, न्यूटन ने इतने काम किए हैं मेहनत वाले, तो कम से कम एक नाम तो, एक चीज न्यूटन के नाम पे दे दो। तो फोर्स की ये जो एसआई यूनिट थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको क्या बोल दिया गया, एक न्यूटन, 1 न्यूटन। अब देखो इधर, जो पहले चली आ रही थी सीजीएस में सिस्टम में, वहां पर सीजीएस जो सिस्टम था उसमें फोर्स या बल का जो यूनिट थी उसको माना जाता था डाइन। क्या मानते थे, डाइन। अब देखो बिल्कुल अलग हो गया, एसआई यूनिट कह रही है कि फोर्स का, बल का मानक क्या होगा, न्यूटन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं। जबकि सीजीएस कह रहा बल का मानक क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। अब जहां जहां सीजीएस इस्तेमाल किया जा रहा है, अब इन दोनों के बीच में कुछ तालमेल बिठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं बैठता है तो अपने आप मान लिया जाता है कोई ना कोई, तो इनको मानना पड़ा, इन्होंने माना कि 1 न्यूटन में, कहा गया, यही लिख दूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ और ये भी बहुत पूछा आया था, ये एसआई में है और ये किस में है, सीजीएस में। पहले हम लिख देंगे सीजीएस सिस्टम में, यहीं पे बल के नीचे लिखेंगे, सीजीएस सिस्टम में बल को क्या माना जाता है, बल की यूनिट क्या है, डाइन। सीजीएस सिस्टम में बल की यूनिट डाइन, और फिर ये फॉर्मूला लिख देंगे हम नोट डाल के कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। हो गया, चलो ये फोर्स गया। बल, दूसरी जो डेराइव्ड यूनिट को पूछी जाती है वो है वर्क, कार्य। क्या है, वर्क। देखो, डब्ल्यू, वर्क भी हम आगे पढ़ेंगे जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, काम क्या होता है। अरे लिखना है, और बता क्यों रहा हूं, यहाँ पे देखो इधर, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखो इधर, अगर एक बल लगाया जाए वो किसी भी चीज को डी दूरी कर दे, जैसे यहां से उठा के मैंने ये लिख दिया इतना बल लगा के, तो ये कार्य हो गया कि कोई भी फोर्स किसी भी चीज को जितनी दूरी तक डिस्प्लेस या विस्थापित कर देगा उसका मल्टीप्लीकेशन कार्य कहलाएगा। अब देखो फिर से फॉर्मूला देखते हैं, इधर देखो, एफ बल का फार्मूला अभी हमने देखा, इसको सीधे न्यूटन हम लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, वो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने से अच्छा है क्या लिख दो सीधे, नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने से चाहे न्यूटन लिख दो सीधे। और डिस्टेंस का मतलब क्या है, मीटर। तो काम का सीधे फार्मूला क्या हो गया, वर्क का, वर्क मतलब कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, न्यूटन मीटर, लिखना है न्यूटन मीटर। अरे लिख लो पहले। हाँ। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम किया था एक साइंटिस्ट, फिर हम साइंटिस्ट के नाम वही सबके पढ़ेंगे क्या किया, इसलिए उनको भी क्रेडिट देना था। तो इस न्यूटन मीटर को बोल दिया गया 1 जूल। क्या बोल दिया गया, 1 जूल। तो काम का एसआई यूनिट क्या हो गई, या तो उसको न्यूटन मीटर लिख लो आप, या तो उसको 1 जूल लिख लो, दोनों एक चीज है, लिख देना है न्यूटन मीटर, या इसी को क्या बोलते हैं हम, 1 जूल।
दूसरा नाम। ये एसआई यूनिट्स हैं जो मेन निकलती हैं, वो एसआई में निकली हैं। अब फिर से जो पहले से चली आ रही थी सीजीएस, देखो सीजीएस सिस्टम में कार्य को माना जाता था अर्ग। कौन सी यूनिट थी उसकी? ईआरजी, अर्ग, बहुत पूछी जाती है। सीजीएस जो मैट्रिक्स, अच्छा कभी कभी ये भी पूछेंगे, खाली सीजीएस नहीं लिखेंगे, मैट्रिक्स सिस्टम नाम लिख देंगे। मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब क्या है श्रद्धा? सीजीएस या एमकेएस कोई भी ना, तो उसमें कार्य को क्या मानते थे? अर्ग लिखना है। अब देखो, नहीं अभी नहीं लिखना, सुनो, अब इनमें फिर से कोई बैलेंस वो बनाना पड़ेगा भाई, इसको कैसे तालमेल बनाएं। तो 1 जूल में मान लिया गया 10⁻7 अर्ग। ये भी फॉर्मूला बहुत पूछते हैं ये नाम, 1 जूल में। अब इससे सीजीएस और एमकेएस में फिर से वो बनाया गया। 1 जूल में कितने अर्ग? 10⁻7 अर्ग। अगली चीज देखो, एक और लिखना है हमें, और वो लिखना है एनर्जी। कौन सा? नहीं नहीं, कौन सा अभी हमने लिखा, तो देख लेता हूं मैं। वर्क लिख दिया, पावर लिखो, पावर, एनर्जी नहीं, पावर। पावर, पावर, पावर। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। पावर होता है W/T, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का हमने अभी लिखा जूल, कौन सा वर्क का क्या लिखा? जूल पर सेकेंड। ये क्या हो गया? पावर का, जूल पर सेकेंड। और इसी को बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम 1 वॉट। क्या बोल देते हैं? 1 वॉट, एसआई यूनिट में। पावर अगला लिखना है, तीसरी। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। अब लिखो, वर्क अपॉन टाइम का मतलब क्या है? वो वर्क का अभी हमने निकाला पहले वाले से, जूल, और टाइम का मतलब सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं? 1 वॉट बोलते हैं, वॉट। अब यहां पर 2-3 पॉइंट नोट डाल के लिखनी पावर के नीचे। एक एक यूनिट होती है, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है फिर से, लेकिन बहुत यूज की जाती है, और वो होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर वो सिर्फ और सिर्फ पावर का एक यूनिट था। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब ट्रेन के पहली बार इंजन बनाए गए इंग्लैंड में, तो उस इंजन की ताकत दिखाने, पहले पता है घोड़े घोड़े से ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, खींचते थे, तो उस इंजन की ताकत दिखाने के लिए उसकी पावर को हॉर्स पावर में बोला गया कि कितने घोड़े के बराबर पावर है। मतलब कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, लेकिन उसको माना गया कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 हॉर्स पावर। लिखना है नोट में, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, हाँ, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, 6 वॉट। नहीं नहीं, वो अभी लिखेंगे हम लोग, इधर देखो। अच्छा, यहाँ पर सीजीएस सिस्टम वाला कोई नाटक नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगा, क्योंकि उसी को हम लोग, जैसे सीजीएस में वर्क को क्या बोला था? अर्ग। तो सीजीएस में अर्ग पर सेकंड हो जाता है, तो कुछ अलग नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखते यहाँ पर, क्योंकि वो अर्ग से ही बनाया जाता है इसका सीजीएस सिस्टम। नोट नंबर 2, और ये ज्यादा काम का है, वैसे हॉर्स पावर भी बहुत पूछा जाता है, 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, ठीक है, ये सेकंड नोट ज्यादा काम का है। ये इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए यूज किया जाता है, जो बिजली की पावर होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिखना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। वो किलोवाट आवर में इस्तेमाल यूज किया जाता है। बिजली का जो इकाई है वो किलोवाट आवर है।
किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है हमेशा? किलोवाट आवर, किलोवाट प्रति किलोवाट घंटा। और इसलिए ये बहुत पूछी जाती है देखो। और इसमें ये क्वेश्चंस भी, फॉर्मूले भी बहुत बनाने को पूछे जाते हैं कि देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। और खासकर तो बताओ, चलो क्वेश्चन पहले याद कर लूं कैसे बनता है। हाँ, ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर मान लो कि कहीं पर 10,000 मेगावाट बिजली लगातार 2 घंटे दी गई है, तो कितने यूनिट बिजली है? 10,000 मेगावाट बिजली 2 घंटे के लिए दी गई है, तो कितने घंटे बिजली है? बताओ, बताना है सबको। हाँ, कितने यूनिट बिजली है, यूनिट बतानी है। इसमें कितने यूनिट बिजली आपके घर में आई? देखो बिजली का जो चार्ज आता है यूनिट के हिसाब से तो जाता है, तो सबको पता होगा कि एक यूनिट कितने के, 7 या 8 रुपए, जितना भी पड़ता हो अभी के टाइम पे। हाँ, 7 रुपए, 7 या 8 रुपए जाता है। तो जब 7 रुपए आप देते हो तो इसका मतलब कितनी बिजली खर्च की आपने, तो किस में काउंट की जाएगी? किलो वॉट आवर में काउंट की जाएगी। हम लोग आम भाषा में उसको यूनिट यूनिट कहते हैं, लेकिन टेक्निकल वो क्या है? किलो वॉट आवर में देखी जाएगी। अब देखो, तो हमें इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो मेगावाट को किलोवाट में करना है। तो मेगा को किलो में कैसे करते हैं? 1 किलो, अ, ये तो पढ़ा पता होगा। 1 किलोवाट में कितने मेगावाट? नहीं पता? 1 मेगावाट में कितने कितने किलो? ये तो उसमें भी आता है, कंप्यूटर में भी। जी, हाँ। नहीं, लेकिन किलो और मेगा तो वैसे ही चलता है, बाइट का अलग, उसमें 1024 वाला चलने लगता है। ये नहीं पता? चलो इसको, क्वेश्चन को याद रखना। अभी किलो मेगा वाला इसके आप बाद में ही है, वो देखने के बाद में तब इसको करना। इसमें बस कुछ नहीं करना, देखो इस मेगावाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है और इस घंटे से मल्टीप्लाई कर देना है। बस कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूले में मतलब और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ये वाले। बस ये याद रखना, हमें किलोवाट आवर कन्वर्ट कर देना इसमें। हाँ हाँ, तो कितना हो गया? तो इसमें इसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 10 टू पावर 3 से। और ये 1 2 3 4, 10 टू पावर ऑलरेडी आपके पास में है, 10 की पावर 4। कौन सा? मेगावाट। हाँ, किलोवाट ज्यादा है बड़ा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, 3 ये गया, 10 ये गया, तो 10 इंटू 2 20। तो 20 यूनिट बिजली आ गई बस। 20 यूनिट बिजली हो गई। इतना अगर 10,000 मेगावाट 2 घंटे तक आती है, इसका मतलब 20 यूनिट बिजली बस गई है आपकी। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिट याद रखनी है हमें। ये पावर की हो गई। एक हमें और कोई लिखनी है, कौन सी? प्रेशर की। बस, हाँ, ये नोट हो गए। एक प्रेशर की और लिखनी है। प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई एक क्षेत्र पर लगने, एक एरिया पे लगने वाला बल, पर यूनिट एरिया पे फोर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट में पास्कल। एसआई यूनिट में इसका नाम क्या है? पास्कल। ठीक है। जबकि जो सीजीएस यूनिट चलती थी, उसमें दाब का जो यूनिट था उसको बार बोलते थे। क्या बोलते? बार। ठीक है, बार। अब अच्छा, इन दोनों में एक रिलेशन। तो एक बार में 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल। ये इनका एक रिलेशन। दोनों के अलग अलग यूनिट, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट याद रखनी है हमें। बस,
इतनी कितनी हमने लिखी डिराइव्ड यूनिट? 4 लिखी है बस हमने, ज्यादा तो है नहीं, वरना देखो ये 30-40 तो लिखी होती हैं, किसी का की भी आप निकाल लो कैसे भी। लेकिन उनमें सब में क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उनकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट्स वो अलग अलग नाम नहीं दिए गए, इन चारों को अलग अलग नाम दे दिए गए। न्यूटन दिया गया, पास्कल दिया गया एक को जूल दिया गया, एक को वॉट दिया गया, ठीक है, और उनकी सीजीएस यूनिट अलग है इस वजह से। तो ये वाला हमारा काम हो गया। हाँ, एक लास्ट चीज जो बची थी हमारी, अरे छुट्टी नहीं, ओ नहीं नहीं, पहले ये वाला देख लेते हैं। ये वाला देखो इधर, ये भी सबको पता होता है 10 टू पावर को क्या बोलते हैं, ये काउंट किया जाता है इसमें। और देखना इधर, वो किलोमीटर की बात नहीं हो रही, ये 10 टू पावर किसी में भी लग जाए, 10 की घात अगर लगती जाती है, तो देखो 10 को क्या बोला जाता है? डेका। 10 की पावर 2 हेक्टा, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 13 15 पेटा 18 एक्सा, 18 के ऊपर भी है, 21 जेटा और 24 योटा। ऊपर जाओगे ऐसे नेगेटिव जाओगे, 10 की पावर -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो। पिको का मतलब 10 की पावर -12, ये बहुत पूछाते हैं पिकोमीटर क्या होता है। -15 मतलब फेम्टो, -18 ये आजकल बहुत न्यूज, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला है अभी एटो सेकंड की लाइट जनरेट करने के लिए। एटो सेकंड की लाइट समझ रहे हो? 10 की पावर, एक सेकंड का 10 × 10⁻18, मतलब वो देख भी नहीं सकता, आंख, आंख तो भूल जाओ आंखों की उसे। लास्ट ईयर नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने एटो सेकंड की लाइट जनरेट की थी। क्वेश्चन पूछा भी गया कई एग्जाम में, ये एटो सेकंड क्या होता है। एटो सेकंड मतलब 10 टू पावर -18 सेकंड। और फिर जेप्टो, फिर योक्टो। लिखने हैं, कैसे लिखोगे? अरे तो वैसे टेबल बनाओ, हाँ, एक एक तरफ बीच में लिखो जीरो, ठीक है, नहीं बीच में केवल 10 लिखो जैसे लिखा है इसमें, बिल्कुल सेम वैसे लिखो। अरे चला गया टेबल ही हमारे, ये कहीं चली गई। हाँ, तो लिखना कैसे, बीच में वैसे ही जीरो बना, 10 बना दो इधर, 10 टू पावर 0। अब ऐसे लिखते जाओ, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, और इधर 10 टू पावर -1, जैसे मैथ वाली टेबल बनाते हैं हम लोग, वैसे लिखो ना, नंबर लाइन जैसे बनाते हैं, बीच में 10 है इधर, 10 टू पावर, इतने में आ जाएगा। हाँ, अरे कम से कम कुछ तो याद रहेंगे, सब नहीं याद रहेंगे तो। क्या क्या? पानी बॉटल लेना सब में, नहीं है, ठीक है सब, उस पेन पानी ले आओ, निकालो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 10 ऊपर है 10 नीचे है, 20 बनाने हैं। अरे इनके नाम तो वैसे भी आधे को याद होते हैं, 3-4 के बस नाम याद करने पड़ते हैं। ये शुरुआत वाले डेका हेक्टो किलो ये तो अभी लिखे थे हमने। वो क्वेश्चन देखो, अभी मुझसे क्वेश्चन गलत करवा दिया तुम लोगों ने। और मेगावाट किलोवाट में मल्टीप्लाई कर रहा था, ये रजू बोल दिया नहीं, डिवाइड कर लेना इसको। मेगावाट मैंने लिखा था, किलोवाट लिखा था उसमें। तो तो मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना वहां पे। मैं भूल रहा था, मैंने सोचा चलो बाद में देख के बता। कोई बात नहीं। अच्छा,
तो तुम बना लो सीरियल, अपने आप सीरियल बना दो तुम। अच्छा हाँ, वो नाम नहीं है, तीन के बाद सीधे छह है, अब हर थोड़ी ना चार पांच थोड़ी ना आएगा, उनको जिनको जिनको नाम दिए गए हैं वो लिखने हैं हमें ना। हाँ हाँ। अच्छा, उन तीन तीन ऐड करते जाना है बस हमें। ये तीन है, छह है, नौ, बारह, पंद्रह, अठारह, इक्कीस, चौबीस। अच्छा, ये एक चीज और समझना है, देखो इन तीन के बारे में। देखो, जो 10 to power 6 होता है, इसी को जब रुपए में काउंट करते हैं तो इसी को मिलियन कहा जाता है। 10 to power 9 को बिलियन कहते हैं, 10 to power 12 को ट्रिलियन कहते हैं। ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, छह, नौ, बारह। लेकिन वो रुपए जब काउंट किए जाते हैं, काउंटिंग में उसमें बोला जाता है। साइंस में अपना ये चलता है। क्या ये, कहाँ ऊपर करें? वो हो गए? लिख नहीं पाओगे तो उसमें बाद में दिखना। तीन तीन ऐड करना है, 12 आएगा, 15 आएगा। हो गया? और वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन भी लिख देना, कभी कभार काम आ जाए। 12, बस। हो गया? चलो, तो फिर से देखो वो क्वेश्चन करते हैं। गलत हो गया था राजू, फिर से देखो क्वेश्चन क्या था, देखो कि अगर 10,000 मेगावाट लाइट 2 घंटे के लिए सप्लाई की जा रही है, तो कितने यूनिट लाइट हो गई? तो यूनिट में हमें पता है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है हमें, किलोवाट घंटा में। यूनिट, एक यूनिट में क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। ये मेगावाट है, तो मेगा को किलो में कन्वर्ट करना है। तो एक मेगा में कितना, 10 की पावर 3 किलो होंगे। तो इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो 10 की पावर 3 और एक, दो, तीन, चार, 10 की पावर कितना हो गया, 10 to power 4। और दो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2। तो 2 into 10 to power 4, ये क्या हो गया, यूनिट, या KWH हो जाएगा, या इसी को हम यूनिट बोलेंगे। इतनी यूनिट बिजली आई है आपके पास। हमने मेगावाट को, हाँ 7 कर दो, मल्टीप्लाई तो करना है, कोई बात नहीं। एक, दो, चार, मल्टीप्लाई ही तो करना है। हाँ, 10 to 2। हाँ, मल्टीप्लाई कर देना है इसको, बस किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देना है, कहने का। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा। हाँ, एक लास्ट चीज इस चीज में, इस टॉपिक में हमारा, और ये है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट में बस। हाँ, सदिश और अदिश राशियां, हेडिंग डाल देंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए फिजिक्स की जो पहली वाली पहला चैप्टर है, ये बहुत बोरिंग। ठीक है, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये सब चीजें बेसिक यूनिट डेफिनेशंस हैं जो याद करनी है। स्केलर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अदिश राशि।
और इसको बोलते हैं सदिश राशि। इधर देखो, अगर कोई यूनिट, कोई भी इकाई जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, उसकी मात्रा चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। अदिश का मतलब बिना दिशा के, सदिश का मतलब विद दिशा। इसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ में दिशा भी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो बीच में लाइन खींच देनी है, एक तरफ लिख दो स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियां, और दूसरी तरफ सदिश राशियां, स्केलर और वेक्टर। हिंदी भी लिख दो। स्केलर का मतलब क्या है, तो उधर क्यों लिखा है, उधर लिखो। फिर कुछ ये, अरे ठीक है, उसके नीचे अब हिंदी लिख लो तुम। स्केलर का मतलब क्या है, अदिश राशि, और सदिश राशियां। देखो, तो पहला पहला तो इसकी डेफिनेशन बस लिख देना कि वो इकाइयां या वो मात्रक जिनके लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड या उनकी मात्रा चाहिए, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में दिशा भी चाहिए या डायरेक्शन भी चाहिए, वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर राशियां या सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या बोल रही, तेज बोलो। मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट, उनकी मात्रा, ठीक है, उनकी मात्रा पता हो। जैसे आप देखो उधर, जैसे वेट है, अब इसमें देख लो, अपने आप समझ में आ रहा है, मास है किलोग्राम। तो अगर केजी है, ये कितने किलोग्राम का है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है हमें किलोग्राम के लिए। जबकि अगर फोर्स की बात की जाए, बल, तो फोर्स में हमें यूनिट भी चाहिए, कितना फोर्स लगा रहा है, वो किस दिशा में लग रहा है वो भी पता होना चाहिए। नहीं, मास को तो सिर्फ हमें मास वैसे चाहिए। अ, हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं। ये पता है, ये वेक्टर और स्केलर वाला ये पूरा चैप्टर होता था मैथ्स में। मैथ में होता था ये, अलजेब्रा में, हाँ, बीज कैलकुलस में, हाँ, पूरा चैप्टर होता था। और इसकी मतलब इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई हो जाती थी, एंगल वगैरह, अच्छा बड़ा चैप्टर होता था ये। हाँ, फिजिक्स में तो कम पढ़ते थे, मैथ्स में मुझे लगता है ज्यादा पढ़ते थे इसको, वेक्टर और, हाँ। सुनना इधर देखो, अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स, उदाहरण। नंबर एक एक उदाहरण लिखेंगे समझते हुए हम लोग। देखो, पहले हम लिखते हैं, उधर लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस। एक एक एग्जाम्पल पहले लिखेंगे, इसकी तरफ डिस्टेंस, स्केलर की तरफ डिस्टेंस मतलब दूरी, और वेक्टर की तरफ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। एक तरफ तुम पहले सब लिख डाले, विस्थापन। अब इधर देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, ये बना हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखो इधर, डिस्टेंस क्या है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, दिख गया सबको, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई जा रहा है, इधर उधर घूम घाम के जा रहा है, जितनी उसने दूरी तय की वो डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन उसकी जो लीनियर, कहां से वो कहां पहुंचा है, भले कितना घूम के गया हो, उससे मतलब नहीं है। एक्चुअल पोजीशन वो कितनी से कितनी दूरी पर है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हो सकता है डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, बहुत घूम घाम के गया हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट, जो अपनी एक्चुअल दूरी से वो कहां पहुंचा है, वो ये है बस, विस्थापन। तो विस्थापन में दिशा भी होगी कि अपनी ओरिजिनल दूरी से वो कितनी दूरी, कहां पर है, कितना विस्थापित हुआ है। इसमें डायरेक्शन भी होगा। ये जीरो भी हो सकता है वो इतना घूम घाम के यहां से चल के आके जीरो यहां पे आ जाए फिर से। तो डिस्टेंस क्या होगा, तब भी डिस्टेंस बहुत ट्रेवल करके आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका विस्थापन कुछ नहीं है, वो चल बल के फिर आ गया वहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तब भी होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, विस्थापन उसका। तो विस्थापन एक ऐसी यूनिट है जिसमें जिसमें डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही होता है स्पीड और वेलोसिटी। उधर होती है स्पीड। स्पीड क्या है, स्केलर क्वालिटी है, अदिश राशि,
पता नहीं किधर भाग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं स्पीड में, बस बता दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब किधर जा रहा है अगर ये नहीं पता है तो ये क्या है, स्पीड है। अगर ये पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा में जा रही है गाड़ी, तो ये क्या होगी, अरे ये वेलोसिटी तो है ही है, लेकिन ये क्या हो गई, वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब उसमें दिशा भी आ गई, तो एक तरफ लिखना है हमें स्पीड और दूसरी तरफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की हिंदी मतलब, वेलोसिटी की हिंदी वेग, सही है, हो गया वेलोसिटी। ये दो तो समझने के लिए। अब बात आती है जो कंफ्यूजन क्रिएट, अब अच्छा इसमें कई एग्जांपल हैं वो लिख देते हैं, दो तीन को छोड़कर। अच्छा नहीं, पहले मैं बता देता हूं, देखो पहले एक्सेप्शन ही बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही कंफ्यूजन या क्रिएट करते हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो वेक्टर क्वांटिटी ये है, पहले समझना, इसको हम अलग बाद में नोट डाल के कहीं लिख भी सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ को फॉलो करती है, जिनमें दिशा होती है। वेक्टर लॉ क्या होता है, देखो इधर, कि अगर मान लो जैसे वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि या फोर्स मान लो बल, कि एक बल लग रहा है इधर 5 न्यूटन का और इधर लग रहा है 4 न्यूटन का, तो उनका मेन बल क्या लगेगा, तो ये होता है कि ट्रायंगल का जो ये ऐसे ट्रायंगल बना दोगे कि 90 डिग्री पे अगर बल लग रहा है, तो जो ये वाली मात्रा आएगी ना, वो ये बल हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया जाता है, बड़ी इजीली है। अगर ये चार इधर, इधर 4 माना था, इधर 5 माना था, तो कितना हो जाएगा ये, 16 और 25, 16 25 कितना हुआ, अरे 4 और 3 मान लो यार, सही है, 4 और 3 माना जाता था ना, 16 और 9 25 हो गया, और तो ये 5 आ जाएगा कि 5 न्यूटन का ये बल। ये वेक्टर का लॉ होता है। वेक्टर जो मात्राएं क्वांटिटीज होती हैं वो इस लॉ को फॉलो करेंगी। लेकिन अब समझना इधर, एक बड़ी यूनिक इकाई होती है, उसको बोलते हैं करंट या विद्युत धारा। विद्युत धारा की भी दिशा होती है, उसकी मात्रा भी होती है कि करंट कितना है और किस दिशा में जा रही है। लेकिन विद्युत धारा क्या करती है, इस नियम को फॉलो नहीं करती। इस वजह से विद्युत धारा एक ऐसा अपवाद है कि वो, उसमें दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन तब भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाती, वो क्या मानी जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हम लोग स्केलर की तरफ लिखेंगे पहले इलेक्ट्रिक करंट, और उसका नाम पूरा कहानी लिख देंगे उसकी। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट लिख देना, उसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वो कैसी राशि है, अदिश राशि। इलेक्ट्रिक करंट, उसमें डायरेक्शन होता है बट वो अदिश राशि है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। ऐसे ही दो बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट और हैं। प्रेशर भी है, वो फैल जाता है, कई डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है इस चक्कर में। हाँ, प्रेशर में देखो, प्रेशर में भी दिशा बनाई जाती है, लेकिन वो डायरेक्शन इतने, जो बल लगता है तब बस वो प्रेशर उसका, फिर वो कई डायरेक्शन में डिवीजन हो जाता है उसका। तो इधर देखो, प्रेशर और टेम्परेचर ये भी एक ऐसी राशियां हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। प्रेशर में तो डायरेक्शन होता भी है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन होते हुए भी वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, क्योंकि वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती है सब। लिख देना है, दाब और ताप, ये भी क्या है, अदिश राशि। बस ये तीन को आपको याद रखना है, बाकी तो सब याद रहती है अपने आप, कि किसमें दिशा की जरूरत होगी, किसमें दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे अब नाम लिख दो ये वाले, वेक्टर की तरफ वाले लिख दो कम से कम। देखो, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, मोमेंटम मतलब संवेग, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनमें दिशा होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये। तो ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज हो गई हमारी।
बस ये पहला फर्स्ट यूनिट वाला चैप्टर हमारा खत्म हुआ।